कल हम लोगों ने SN1 और SN2 अभिक्रियाओं के बारे में जाना था। आज हम SN1 और SN2 अभिक्रियाओं के कुछ एग्जाम्पल्स जो कि आपकी NCERT की बुक्स में दिए गए हैं, शॉर्ट एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिए गए हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट्स, ये उदाहरण एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि जितने भी शॉर्ट एग्जाम्पल्स आप लोगों को NCERT की पुस्तक के अंदर दिए गए होते हैं वो आपको अच्छे प्रकार से समझने चाहिए और उन्हें स्वतः हल करने का प्रयास करना चाहिए। सर्वप्रथम हम एलिलिक और बेंजिलिक हैलाइड की बात करते हैं। अगर मैं एलिलिक हैलाइडों के सूत्र की बात करूं तो उनका संरचना सूत्र कुछ इस प्रकार का होगा। इनकी चर्चा हम चैप्टर के शुरुआत में कर चुके हैं कि एलिलिक हैलाइड किस प्रकार के होते हैं। एलिलिक हैलाइडों में से हैलोजन समूह निकलने के पश्चात इस पर धनात्मक आवेश उपस्थित हो जाएगा और इस प्रकार से, जैसा कि आप जानते हो कि SN1 अभिक्रियाओं में कार्बोकैटायनों का निर्माण होता है, तो यहाँ भी ये कार्बोकैटायन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अभी अगर इस संयोजकता को यहाँ से इधर की तरफ को ट्रांसफर कर दिया जाए तो आप देखेंगे कि जो धनात्मक आवेश यहाँ पर उपस्थित था वो इसके विपरीत दिशा में ट्रांसफर हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा अनुनाद के बारे में। अनुनाद की चर्चा अगर मैं यहाँ पर करूं तो मैंने ये बताया था आपको कि अनुनाद किसी भी यौगिक की वह अवस्था है या किसी आयन की वह अवस्था है जिसमें मूल परमाणु कार्बन अपने स्थान पर बना रहता है और केवल संयोजकताओं के ट्रांसफर के कारण आवेश परिवर्तित होते हैं। तो इस तरह से एक आयन की एक से अधिक संरचना यहां पर प्राप्त हो जाती है। आपको अगर पिछले 11th क्लास का थोड़ा सा याद हो, यह भी बताया गया था कि अनुनादी संरचनाओं को उनके बीच में दो मुंह वाले तीर के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो अनुनादी संरचनाएं होती हैं, यहाँ ये भी ध्यान रखने की बात है कि किसी यौगिक के जितने अधिक अनुनादी संरचनाएं उपस्थित होंगी उनका स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। तो आप जानते हैं कि SN1 अभिक्रियाओं में जब हम कार्बोकैटायन का निर्माण करते हैं पहले चरण के अंदर, तो पहले चरण में एलिलिक हैलाइडों के आयनन के फलस्वरूप प्राप्त कार्बोकैटायन चूंकि अनुनाद को प्रदर्शित करता है, इसलिए ये कार्बोकैटायन अधिक स्थायी होते हैं और यही कारण है कि एलिलिक हैलाइड SN1 अभिक्रियाओं को अति शीघ्रता से देते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं बेंजिलिक हैलाइड की बात करूं, फिर वही बेंजीन रिंग में एक हैलोजन परमाणु यहां पर वो उपस्थित होगा जो आयनन के फलस्वरूप ऋणात्मक अवशिष्ट आयन के रूप में बाहर निकल जाएगा और यहां पर जो कार्बोकैटायन बनेगा उस पर धनावेश पाया जाएगा। तो इस तरह से अगर हम बेंजिलिक हैलाइड की 4 अनुनादी संरचनाओं को बनाने लगे तो कुछ इस प्रकार की संरचनाएं हमें दिखाई देंगी। ये संरचनाएं अगर आप थोड़ा सा एक ट्रिक यहां पर समझने की कोशिश करें, देखिए ये धनावेश यहां पर उपस्थित है, इसके नजदीक वाला कार्बन यहां है, इसको छोड़ करके एक अगले कार्बन पर आपको यहां धनावेश का चार्ज लगाना है, तो अगली संरचना आपके लिए तैयार हो जाएगी। अभी यहां पर आ गया, यहां से फिर एक कार्बन छोड़िए और यहां पर लगाइए, तीसरी संरचना आपको प्राप्त हो जाएगी। इसको छोड़िए, यहां पर लगाइए, चौथी संरचना आपको प्राप्त हो जाएगी। और इसी प्रकार से ये जो बॉन्ड्स हैं इनको माइग्रेट कराते चलिए, तो इस प्रकार से आपको बेंजिलिक हैलाइड की 4 अनुनादी संरचनाएं प्राप्त हो जाएंगी। तो बेंजिलिक हैलाइड से उत्पन्न कार्बोकैटायन की यहां 4 अनुनादी संरचनाएं प्राप्त हुई। तो चूंकि जिसके जितने अधिक अनुनादी संरचनाएं हैं उसका स्थायित्व उतना ही अधिक है और ये पहले चरण है SN1 अभिक्रियाओं का कार्बोकैटायनों का निर्माण। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चाहे वो एलिलिक हैलाइड हो या चाहे वो बेंजिलिक हैलाइड हो, चूंकि ये पहले चरण में कार्बोकैटायनों का निर्माण करते हैं जो कि अनुनादी संरचनाओं को प्रदर्शित करते हैं। इन अनुनादी संरचनाओं के कारण इन कार्बोकैटायनों का स्थायित्व अधिक होता है, इसी कारण से ये यौगिक SN अभिक्रियाओं को अत्यधिक शीघ्रता के साथ उत्पन्न करते हैं। तो ये क्लियर होगा आपको टॉपिक। फिर हम बात करते हैं तो SN1 व SN2 अभिक्रियाओं की, और किसके लिए RX की क्रियाशीलता का क्रम मींस जब
हैलोजन परमाणु के साथ समान इलेक्ट्रॉन समूह जुड़ा हुआ हो तो कुछ इस प्रकार का क्रम प्राप्त होगा कि Ri की जो क्रियाशीलता है वो सबसे अधिक होगी। ये डिपेंड करेगी इनके आणविक द्रव्यमान पर। चूंकि आयोडीन का आणविक द्रव्यमान अधिक होता है इसीलिए Ri जो है वो SN1 और SN2 अभिक्रिया अत्यधिक शीघ्रता के साथ देगा। चूंकि फ्लोरीन का कम होता है इसलिए ये सबसे लास्ट में यानी सबसे कम क्रियाशील होगा। अब इन्हीं SN1 और SN2 अभिक्रियाओं के दो एग्जांपल आपको एनसीईआरटी की बुक्स में दिए गए हैं। जब आप उनको डिटेल्स में स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि ये दो क्वेश्चंस के रूप में दिए गए हैं और ये कहा गया है कि ये युग्ल हैं। युग्ल मींस जोड़ा, एक तो पहला जोड़ा ये और दूसरा जोड़ा ये, और आपसे पूछा गया कि बताइए इन दोनों युगलों में से कौन ऐसा है जो SN2 अभिक्रियाओं को शीघ्रता से देगा। तो अगर थोड़ा सा आप अगर ध्यान दें कि प्राथमिक हैलाइडों की ये विशेषता होती है कि वो SN2 अभिक्रिया शीघ्रता से उत्पन्न करते हैं। तो चूंकि इस वाले युग्ल में फर्स्ट और सेकंड वाले युग्ल की मैं बात करूं, इन युग्लों में से ये वाला यौगिक इसमें हैलोजन परमाणु सीधे सीधे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, अर्थात ये प्राथमिक हैलाइड है। इसी कारण से ये फर्स्ट वाला, इन दोनों युग्लों में से ये फर्स्ट वाला प्राथमिक हैलाइड होने के कारण SN2 अभिक्रिया को शीघ्रता से उत्पन्न करेगा। एक सेकंड पॉइंट अगर आप ध्यान दें तो यहां पर ये बॉन्ड लाइन नोटेशन आप लोगों को बंध रेखा संकेतन के बारे में क्लास 11th के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया गया था। तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, आप जितनी ये पीक्स देख रहे हैं, पीक्स एंड कॉर्नर्स, ये सब कार्बन को प्रदर्शित करते हैं, तो इनसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन दिए गए हैं किसी कार्बनिक यौगिक के। तो यहां आप देखेंगे कि दोनों की संरचनाएं समान है, यानी दोनों की बॉन्ड लाइन नोटेशन समान है, लेकिन इधर आयोडीन जुड़ा हुआ है, इधर क्लोरीन। तो आयोडीन का आकार बड़ा होने के कारण ये SN2 अभिक्रिया को शीघ्रता से उत्पन्न करेगा, क्योंकि जिन यौगिकों के आकार बड़े होते हैं वो अवशिष्ट समूह के रूप में द्रुतगामी गति के साथ अर्थात तीव्र गति के साथ निकलने की चेष्टा करते हैं। फिर इसी प्रकार से उदाहरण नंबर 10.7 की मैं अगर चर्चा करूं तो यहां पर आपको दो एग्जाम्पल दिए गए हैं और उनमें पूछा गया है कि उनको SN1 और SN2 अभिक्रियाओं की अभिक्रियाशीलता के क्रम में रखिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको दिया गया है कि ब्रोमोब्यूटेन के कुछ 4 समान यदि आपको दिए गए हैं, फिर मैं बता रहा हूं कि ब्रोमोब्यूटेन के कोई 4 समान यदि आपको स्वतः बनाने हैं, उन्होंने संरचना नहीं बना करके दी है, और फिर उनको SN1 और SN2 अभिक्रियाओं के रूप में प्रदर्शित करना है, तो मैं इस फर्स्ट पॉइंट में केवल SN1 अभिक्रिया की चर्चा यहां पर करूंगा। पहली बात, आपको ब्रोमोब्यूटेन किस प्रकार से बनाना है, तो ब्यूटेन आप जानते हैं कि इसमें 4 कार्बन होते हैं, तो ये हमने 1 2 3 4 इस तरह से 4 कार्बन रख लिए। फिर उसने कहा ये ब्रोमो यानी पहले कार्बन पर ब्रोमीन दिखा दिया, ये N चेन हो गई। फिर इसी की आइसो चेन बना सकते हैं हम, फिर इसी की नियो चेन बना सकते हैं हम, और साथ साथ हम ब्रोमीन के स्थान को पहले कार्बन से हटाकर दूसरे स्थान पर रख सकते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को 11th क्लास में हम लोगों ने बताई है। एन, आइसो और नियो टाइप की चेन हम लोगों ने यहाँ पर बना दी। तो इस तरह से हमें उसके 4 समान यदि यहाँ पर देखने के लिए मिल गए। फिर मैं इसे SN1 अभिक्रिया के रूप में अभिक्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में रख रहा हूँ, तो मैंने इसको SN1 अभिक्रिया के बढ़ते हुए क्रम में रख दिया। अब आपका क्वेश्चन अराइज होता है कि इसी को क्यों बाद में रखा गया, इसकी अभिक्रियाशीलता अधिक क्यों है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ श्रृंखलन अधिक है। अगर मैं इसकी संरचना सूत्र यहां पर बनाने लगूं तो कैसे बनाएंगे आप इसको, CH के 3, तो ये नियो चेन बन गई आपकी। तो यहां आपको श्रृंखलन अधिक दिखाई देगा। तो जहां पर श्रृंखलन अधिक होता है, ऐसे यौगिक जिनमें श्रृंखलन अधिक होता है वो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं और SN1 अभिक्रियाओं को शीघ्रता से उत्पन्न करते हैं। अब यही क्वेश्चन SN2 अभिक्रिया के लिए दिया गया है, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, पहले SN1 को लिखिएगा और बाद में इनके चिन्हों को क्या कर दीजिएगा, पलट दीजिएगा। तो ये किसके लिए बन जाएगी, SN2 अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रियाशीलता का वो तो था बढ़ता हुआ क्रम, ये क्या हो जाएगा, SN2 के लिए घटता हुआ क्रम उपस्थित हो जाएगा। आसानी से आप कर सकते हैं। अभी जो सेकंड एग्जांपल दिया है मैं उसे SN2 के लिए लेकर के चल रहा हूं,
फिर वही काम आपको करना है। जब SN1 के लिए लिखेंगे तो आप इन चिन्हों को क्या करते चले जाएंगे, उल्टा करते चले जाएंगे, तो वो क्या किसके लिए प्राप्त हो जाएगा, SN1 अभिक्रियाओं के लिए प्राप्त हो जाएगा। मैंने इनको पहले से अरेंज करके रखा हुआ है, लेकिन मैं आंसर आपको क्लियर करूंगा। यहां आप देख रहे हैं कि इसकी अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक है। तो जब हमने SN2 अभिक्रिया पढ़ाई थी तो ये बताया था कि जहां पर स्थूल समूह की उपस्थिति होती है, तो आप देखेंगे यहाँ एक 6 कार्बन ये हैं, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, 6 ये रहे, तो इतने सारे स्थूल समूह हैं। और यहां पर आप देखेंगे सिर्फ 6 और 2 8 कार्बन मौजूद हैं। तो कहां स्थूल समूह मौजूद हैं, यहां पर स्थूल समूह मौजूद हैं। तो SN2 अभिक्रियाओं के लिए स्थूल समूहों की उपस्थिति अभिक्रियाशीलता के घटने का कारण बनती है। इस चीज को आप पीछे जब SN2 अभिक्रिया पलट कर देखेंगे जो आपको नोट्स में दी गई है, तो आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो SN1 अभिक्रियाओं में मैंने कहा था कि संकलन बढ़ने के कारण अभिक्रियाशीलता बढ़ती है, और SN2 अभिक्रियाओं के लिए मैं पॉइंट आपको दे रहा हूं कि स्थूल समूहों की उपस्थिति अभिक्रियाशीलता के घटने का कारण बनती है। तो एक के लिए मैंने SN1 के लिए बना दिया था, एक SN2 के लिए। अब इनको उल्टे कर देंगे तो SN वाला SN2 में परिवर्तित हो जाएगा और SN2 वाला SN1 में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम SN1 और SN2 अभिक्रियाओं को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको जो वर्क दिया जा रहा है, उम्मीद करता हूं कि आप उसे घर पर अच्छे प्रकार से तैयार कर रहे होंगे। जितना मैं यहां तक पढ़ा चुका हूं, इतने के नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो बी सेफ, स्टे एट योर होम एंड वर्क हार्ड। जय हिंद।